नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। सियासी सूरमा सियासत की पिच पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए भरपूर माहौल बना ही रही थी कि इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई भूपेंद्र हुड्डा के करीबी पर देखने को मिली। कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से एमएलए राव दान सिंह पर बैंक धोखाधड़ी मामले में उनके 15 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने यह कार्रवाई 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में की है। सवाल यह है कि शाह के दौरे के बाद अचानक ईडी की रेड क्या कहती है। सवाल यह भी कि आगामी विधानसभा चुनाव पर इस कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा। क्या यह कार्रवाई कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ेगी? सवाल यह बड़ा है। तो कांग्रेस एमएलए राव दान सिंह पर जो कार्रवाई देखने को मिली है उसका क्या सियासत पर असर पड़ेगा? हरियाणा की सियासत कितनी प्रभावित होगी? और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है इस वक्त, जो लोकसभा के नतीजों के बाद उत्साह से लबरेज है और विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहा है, इस कार्रवाई का उस पर कितना असर पड़ेगा? इसका कांग्रेस को नुकसान कितना होगा? क्या कहता है नफा नुकसान का यह पूरा समीकरण? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। महेंद्रगढ़ की कांग्रेस विधायक राव दान सिंह, उनके बेटे अक्षत सिंह, कंपनी एलाइट स्ट्रिप्स लिमिटेड ASL और इसके प्रमोटर महेंद्र अग्रवाल, गौरव अग्रवाल सहित अन्य के ठिकाने शामिल हैं। ASL कोल्ड रोल स्टील प्रोडक्शन में है। ईडी के अनुसार ASL पर 1392 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। इसके खिलाफ 222 में CBI ने केस दर्ज किया था। आरोप है कि राव दान सिंह के परिवार और उनकी कंपनियों ने ASL से ऋण के पैसे लिए, लेकिन कभी वापस नहीं किया और बाद में कंपनी ने उन पैसों को माफ कर दिया। मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए से देखता हूं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप, ये जो है मैं समझता हूँ एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बात है। राव दान सिंह पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी और उसकी सरकार की कार्यशैली करार देते हुए कहा कि अब अगले 2 महीने तक बीजेपी और केंद्र सरकार विपक्ष को परेशान और कमजोर करने के मकसद से जांच एजेंसियों के जरिए लगातार हमले करती रहेगी और विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और CBI रेड की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं इस कार्रवाई पर और ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमेशा से किया जाता रहा है। चुनावी समर में ज्यादा देखने को मिला है और आगे और भी देखने को मिलता रहेगा। न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा बल्कि पूरी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है, कार्रवाई क्या कहती है, कांग्रेस पर आगामी चुनाव में कितना असर पड़ेगा, तमाम सवाल है। देवेंद्र, किस तरीके की कार्रवाई जो देखने को मिल रही है इस वक्त, अब इसका क्या असर पड़ेगा प्रदेश की सियासत पर? यह कार्रवाई आखिर कहती क्या है? देखिए सौरभ, पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा, दीपेंद्र हुड्डा को जब हम सुन रहे बोलते हुए, उन्होंने सफेद कपड़ा सिर पर बांधा हुआ है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सफेद कपड़ा सिर पर बांधा हुआ है उन्होंने। ये इसका कोई प्रतीक भी कह सकते हैं हम, सिंबॉलिक तरीके से अगर इसका अर्थ ले, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है, लड़ेंगे, कुछ भी करना पड़े लड़ेंगे। वो शायद सिंबॉलिक उनका आज अंदाज मैंने देखा, पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि सिर पे उन्होंने कपड़ा बांधा हो सफेद। दूसरी बात,
धर्म सिंह छोकर जो समालखा से कांग्रेस के विधायक हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं, उनका पकड़ अच्छी है अपने हल्के में और भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी लोगों में है। वो पिछले 2 महीने से अंडरग्राउंड है, उन पर भी ईडी ने और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। वजह जो भी हो, वो भी आजकल 2 महीने से उनके बड़े बेटे को सिकंदर को गिरफ्तार किया गया था, शायद बाद में जमानत हुई है। छोटे बेटे विकास और धर्म सिंह छोकर के खिलाफ भी वारंट थे, अरेस्ट वारंट। तो धर्म सिंह छोकर का पिछले 2 महीने से कोई अता पता नहीं है। एक चीज और बताता हूं, जो हम ये सर्वे दिखा रहे हैं सौरभ जी, सर्वे में हमने परसों समालखा दिखाया था, मैं देखकर दंग रह गया कि 81% लोग धर्म सिंह छोकर के साथ थे कि इनको कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सहानुभूति वाला फैक्टर भी दिखाई दिया इस सर्वे में। आज राव दान सिंह के बारे में बात करें कि ईडी ने उन पर एक्शन लिया है, 15 ठिकानों पर छापे। मैं ये मानता हूं धर्म सिंह छोकर की राव दान सिंह भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कई तरह के बिजनेस है, उनका बेटा भी करता है। लेकिन ऐन मौके पर जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का है, इस मौके पर अगर कुछ ये केस चल रहे थे बैंक धोखाधड़ी के, ये बहुत पुराने चल रहे हैं, 2022 का है जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। इस मौके पर इस तरह की कार्रवाई करना संदेह तो पैदा करता है, कहीं का ना कहीं मतलब डराने की, धमकाने की कोशिश है। राव दान सिंह ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा था भिवानी महेंद्रगढ़ से, हालांकि हार गए लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ा। आप देखिए भूपेंद्र हुड्डा की शायद कोशिशों से ही राव दान सिंह को लड़वाया गया भिवानी महेंद्रगढ़ से। श्रुति चौधरी का टिकट कटा था, जिस वजह से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी बीजेपी में चली गई। तो भूपेंद्र हुड्डा एक तरह से संरक्षक है, चौथी बार के विधायक है, 4 बार के विधायक है, अभी चौथी बार जीते हैं वो। महेंद्रगढ़ अहीरवाल से आते हैं, महेंद्रगढ़ जिस अहीरवाल पर बीजेपी की पूरी नजर है। तो इस मौके पर मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ संदेह पैदा करता है और शायद ये है कि एक के बाद दूसरे पर बड़ी कार्रवाई। हालांकि ये कोर्ट कानून के मामले हैं, रूटीन में होने चाहिए जैसा जो तरीका है, लेकिन ऐन इस मौके पर टाइमिंग को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि हम बेईमानों को, भ्रष्ट को छोड़े नहीं। ये बीजेपी चाहती है या एजेंसी चाहती है कि भ्रष्ट आदमी जिसने गलत किया है, आर्थिक अनियमितताएं की है, कानून के खिलाफ काम किया है, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, ये ठीक है, गलत किया है। लेकिन अगर इंटेंशनली किया जाए, डराने के लिए किया जाए या दूसरे को दबाने के लिए जाए, तो मेरे को लगता है वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ठीक है महेश, जो सियासी गलियारों में शोर है, शोर ये भी है कि शाह के दौरे के बाद अचानक ये कार्रवाई हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेटेड दीपेंद्र हुड्डा, जिस तरीके से कह भी रहे थे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र के द्वारा किया जाता रहा और आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्या लग रहा है? देखिए, देवेंद्र जी ने एक बात सामने रखी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। लोहारू विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के मौजूदा वित्त मंत्री जेपी दलाल को कड़ी राजनीतिक चुनौती जिससे मिल रही है, उनका नाम है राजवीर फरटिया। राजवीर फरटिया जो है लोकसभा चुनाव के दौरान भी कड़ी चुनौती यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे थे। राव दान सिंह के कंधे के साथ वो खड़े हुए थे और यहाँ लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करवाई थी। राव दान सिंह की यहां से जीतकर वो निकले थे और राजवीर फरटिया पर भी ईडी की रेड पड़ी है माइनिंग वाले मामले में। जब वेदपाल तंवर पहले से गिरफ्तार है और उनके तमाम साथियों पर जब ईडी की रेड पड़ रही थी, उसी वक्त एक रेड राजवीर फरटिया पर भी ईडी की पड़ती है। तमाम उनके प्रतिष्ठानों पर ईडी के लोग पहुंचते हैं और उसके बाद से राजवीर फरटिया भी अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा राजनीतिक सक्रियता उनकी देखने को नहीं मिल रही है। चुनाव से ठीक पहले अगर मुकाबले में खड़े लोग और कड़ी टक्कर देने वाले लोग अगर ईडी में उलझते हुए नजर आए तो फिर जरूर कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि आखिर ये टाइमिंग इस तरीके से इस्तेमाल क्यों की जा रही है। और ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, जब भी राजस्थान का जिक्र करें, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, जब भी कोई किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां पर ईडी की कार्रवाई बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले देखने को मिलती है। और इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में किसी दमदार राजनीतिक चेहरे पर जो है ईडी की दबिश पड़ी है। और ऐसा ये भी मैं नहीं कह रहा कि 1392 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है उसमें अक्षत राव शामिल नहीं है, इस तरह का आरोप उनके ऊपर है और उनकी जांच भी चल रही है। अगर 1392 करोड़ रुपए बैंक का पैसा जो कि जनता का पैसा माना जाता है वो अगर गायब हुआ है, वो अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है तो कार्रवाई बनती है। लेकिन चूंकि ट्रेंड इस तरीके का देखने को मिला है तो ऐसे में शक जरूर लोगों के जहन में आता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव के लिए तो नहीं किया जा रहा, कहीं चुनाव में अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए
प्रक्रिया, ये तौर तरीके तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि इस मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए, लेकिन तमाम जो अलग अलग मामलों में इस तरह के नेताओं पर ईडी की जब रेड पड़ती है तो टाइमिंग को लेकर जरूर यहां पर सवाल आता है। और ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश पर नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम दूसरे राज्यों में इस तरह के जो ईडी के रेड है वो देखने को मिले हैं। मेरा सवाल ये भी है कि क्या नवीन जिंदल अब पाक साफ हैं? कोयला घोटाले में जो सबसे बड़ा आरोपी माना जा रहा था, नवीन जिंदल को माना जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो बन चुके हैं, तो अब वो पाक साफ मुझे लगता है कि हो चुके हैं। और अगर मैं पिछले बजट सत्र की बात करूं तो यहां पर जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजट सत्र के अभिभाषण की शुरुआत जो है कांग्रेस को कोसते हुए की थी और उन्होंने यहां पर कोल स्कैम का जिक्र किया था। कोल स्कैम जिसका मुख्य आरोपी नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के टिकट हासिल करते ही वो अब सांसद बन चुके हैं और अब किसी भी तरह की जांच का जिक्र मुझे नहीं लगता कि अब कोई होने वाला है या किसी तरह की जांच कोई आगे बढ़ने वाली है। तो यहां पर क्या जो राजनीतिक हालात इस वक्त हरियाणा प्रदेश या पूरे देश में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? उसी तरह के हालात इस वक्त हरियाणा प्रदेश में बनते हुए नजर आएंगे या पूरे देश में बनते हुए नजर आएंगे, जहां विरोधियों को कानून का सहारा लेकर कुचल दिया जाएगा? इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त है। बिल्कुल वीरेन जी, जो स्थिति अब है, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, ये राजनीतिक द्वेष की स्थिति नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, या जांच एजेंसी अपना काम कर रही है? क्योंकि देवेंद्र ने भी बताया ये पुराना मामला है और उसके बाद अब कार्रवाई किया जाना, टाइमिंग का भी जिक्र महेश ने भी किया, कोट किया उस चीज को कि टाइमिंग कहीं ना कहीं जो चुनी गई है उसके बाद सवाल खड़े होने लाजमी है। देखिए, इस तरह के आरोप लगने स्वाभाविक हैं, बिल्कुल। जो समय चुना गया है तो उस पर लेकर विपक्ष का आरोप लगाना स्वाभाविक है और लोगों में इस बात को लेकर संदेह भी जाएगा। देखिए, अभी ईडी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है और ये बात निश्चित है कि अगर इस तरह की मामलों की जांच हो रही तो ये समय क्यों चुना गया? अमित शाह के दौरे के बाद ही क्यों चुना गया? जब अमित शाह ने यह कहा था कि मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, तो उसके बाद ये कार्रवाई क्यों हुई? तो ये बात तो लोगों में संदेह तो जाएगा ही जाएगा। और ये बात ये नहीं है, ये सब कांग्रेस के मनोबल तोड़ने का भी हो सकता है, जिस तरह विपक्ष के लोग कह रहे हैं। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब इसकी जो आंच है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी पहुंच सकती है कभी ना कभी। देखिए, ढींगड़ा आयोग की उन्होंने चुनौती दी थी गठन को, भी ढींगड़ा आयोग का जो गठन है असंवैधानिक है, तो इसके लिए जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट में उनकी वो याचिका रद्द हो गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐसी कई जांच का सामना कर रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। और देखिए, विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, अब ईडी का अधिकृत बयान आएगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो अक्षत राव हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता राव नरवीर के दामाद भी हैं। और इस तरह के, हालांकि देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, दो बड़े नेता नवीन जिंदल और कुलदीप बिश्नोई, और उनके खिलाफ जो कोई ईडी की कार्रवाई थी या जो उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे थे तो वो समाप्त हो गए। तो ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भूमिका वॉशिंग मशीन की है। तो ये बात तो कार्यकर्ताओं में भी इस बात की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को कहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि अगर इस तरह की कार्रवाई अगर ये राजनीतिक प्रेरित है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वास्तविक रूप से अगर उन्होंने कोई ऐसा अनियमितताएं की हैं, आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस जांच का ये समय क्यों है, जबकि ये 2022 की अगर ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो हालांकि देखिए, राव दान सिंह कह रहे हैं कि वो चुनाव के समय भी कहते हैं इस तरह के मामले उठे थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हमें ईडी की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास कहने का अवसर है, वो अपनी इस बात को कहेगा ही। वीरेन जी, सवाल यह भी है, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, अब जो कार्रवाई हो रही है, केंद्र के द्वारा हमेशा से कहा गया है, बीजेपी के द्वारा हमेशा से कहा गया है कि जांच एजेंसी स्वतंत्र है, अपना काम स्वतंत्रता से करती है, केंद्र का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। सवाल यह भी है कि जो कार्रवाई अब यहां पर हो रही है, हरियाणा में हमें देखने को मिल रही है, उसमें बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्योंकि अब जो एक माहौल, एक जो सवाल उठने शुरू हुए हैं वो ये हैं कि एन चुनाव से पहले टूल की तरह यूज किया जाता है। विपक्ष भी उठा रहा है, लोगों के जहन में भी इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या इस दांव का जो दांव बीजेपी ने चला है, बीजेपी यूं नहीं कह सकते बीजेपी ने चला है, ये जांच एजेंसी जो कर रही है, इसका क्या बीजेपी पर असर पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी बात कहती रहती है, लेकिन ये एक बात लोगों में संदेह पैदा होता है, विपक्ष के लोग सवाल भी उठाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके खिलाफ कभी ईडी की कार्रवाई हो?
क्या हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने इस तरह की जांच का सामना किया और जिस पर कोई छापा पड़ा और रेड पड़ी हो? तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होती? अगर ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, दूसरी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे छूते क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी में सभी ईमानदार हैं? तो ये बात विपक्ष के लोगों को कहने का अवसर मिलता है। तो हालांकि देखिए, अब ये बात जो है कि विपक्ष के जितने क्या नेता सारे भ्रष्ट हैं, तो ये बात तो देखो लोगों में संदेह जाएगा ही, और ये बात जो चुनावी मुद्दा भी बनेगा। और ये लोग जो है कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए है। अगर ये इस तरह की जांच दूसरे नेताओं के खिलाफ भी होगी, अगर सामान्य रूप से कार्रवाई होती, पक्षपात कार्रवाई होती, सभी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती, तो लोग इस पर विश्वास करते। देखिए, लोगों को कहने का अवसर मिल गया और ये विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाएगा। अब ये मुद्दा बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या कांग्रेस को लाभ होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात है, विपक्ष के पास भी एक मुद्दा आ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को, अपने विरोधी नेताओं को भ्रष्ट साबित करनी चाहती है, तो उधर कांग्रेस के नेता ये कह सकते हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई होती है, ईडी को लेकर हमें निशाना बनाया जाता है। तो ये अब मतदाताओं पर निर्भर करेगा वो किसकी बात पर कितना यकीन करते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जो स्थिति अब है हरियाणा में, क्या अपोजिशन टारगेटेड पॉलिटिक्स से कहा जा सकता है? क्या यह माना जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों को जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही है, उसको उस कार्रवाई के बाद ये कह सकते हैं कि ये अपोजिशन टारगेटेड पॉलिटिक्स है? देखिए सौरभ, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी कई तरह की जांच, 4-5 केस है। प्लॉट आवंटन का है, कुछ और केस चल रहे हैं, सीबीआई में भी चल रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में लोग कई बार बोलते हैं कि अगर उन पर केस चल रहे हैं, आज 9.5 साल हो गए, बीजेपी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यही स्थिति रॉबर्ट वाड्रा के साथ थी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप लगे, जिस पर सरकार, मेरे को लगता है 2014 में सरकार कांग्रेस की चली गई थी। उसका एक कारण डीएलएफ लैंड डील और रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला भी था। और कई लोग वो कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 4-5 तरह के केस है, सीबीआई जांच के चल रही है, पंचकुला में प्लॉट आवंटन वाला है, एजीएल वाला मामला है। तो भूपेंद्र हुड्डा को अगर किसी एक मामले में तो गिरफ्तार किया जाता, और हर बार अनिल विज कहते थे कि एक नई जेल बन रही है, भूपेंद्र हुड्डा उसमें नजर आएंगे। मेरे को लगता है पिछले 2 साल से वो कह रहे थे। तो लोगों को ये शक होता है कि अगर आप कहते हो गलत काम किया तो आप पकड़ो उसको, लोगों को साबित करो कि हाँ ये कल्प्रिट है, कानून की नजर में मुजरिम है। खाली केस जांच इस तरह करना। और दूसरी, आम लोगों की सौरभ, में ना बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, सुबह पार्क में मिलते हैं लोग, आम लोगों में जो लोग बीजेपी विचारधारा के थे, बीजेपी की तरफदारी करते थे, बात कई लोगों का मैंने देख रहा है, उनका मूड उखड़ा हुआ है। वो कहते हैं यार जाती हो रही है ये, मतलब बीजेपी को इसका ठीक है राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। जिस तरीके की कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बीजेपी विचारधारा वाले थे, तारीफ करते थे, लेकिन उनका भी प्रतिक्रिया तीखी नजर आई है कि ये आखिर हो क्या रहा है। मतलब बेरोजगारी वाला इश्यू है, किसानों वाला आंदोलन है, व्यापार बहुत, पानीपत जैसे शहर में जहां हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, व्यापार ठप हो गया है, बेरोजगारी है, किसानों वाला मसला है, करप्शन वाली बात है, बहुत सारी प्रशासनिक स्तर पे लोगों को छोटी छोटी दिखते हैं, सीवर ठीक नहीं हो रहा, शिकायत करते हैं सीए विंडो पे, उसमें भी कोई ज्यादा मतलब डिलीवरी वाला सिस्टम नजर नहीं आ रहा। तो लोगों की बहुत सारी परेशानियां। अब मेरे को लगता है कि कहीं राजनीतिक तौर पे बीजेपी को इन चीजों का हरियाणा विधानसभा में चुनाव में नुकसान न होने लगे। बिल्कुल महेश, जो बात का जिक्र वीरेंद्र जी कर रहे थे, वीरेंद्र जी ने कहा कि अब इसकी जांच की आंच जो है वो भूपेंद्र हुड्डा तक भी जा सकती है। देवेंद्र ने भी इस बात का भी जिक्र किया, अगर ये आंच वहां तक पहुंचती है तो क्या कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें होंगी? क्योंकि फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को मिला हुआ है, कांग्रेस उनके दम पर आगे प्रदेश में बढ़ रही है। क्या इस बात का डर कहा जा सकता है कि बीजेपी को नजर आ रहा है, और इसका क्या नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस को हो सकता है या फिर बीजेपी को हो सकता है? क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि हरियाणा की मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसका एपी सेंटर अगर कोई है तो हुड्डा परिवार है। हुड्डा परिवार में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन ये भी बात तमाम दर्शकों की जानकारी में मैं लाना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना जो सियासी दायित्व है, यानी सियासी जो कामकाज है, पॉलिटिकल जो कामकाज होते हैं किसी भी तरीके के, वो तमाम जो कामकाज है वो हैंडओवर पहले से कर चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सारा सियासी कामकाज जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा
पहले से देख रहे हैं। ऐसी किसी संभावना की आशंका हुड्डा परिवार को पहले से बनी हुई थी। किसी भी दिन, किसी भी मिनट इस तरह का कोई फैसला गिरफ्तारी को लेकर किया जा सकता है। अगर सरकार हरियाणा प्रदेश में बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आई तो ये आशंका पहले से थी। तो मुझे लगता है कि जहां मैं कामकाज समझ पाया तो पिछले 6 सालों से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा राजनीतिक दायित्व ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी क्षण पूरे राजनीतिक दायित्व को खुद संभालने में सक्षम हो चुके हैं। पूरा जो मैनेजमेंट है वो उनके हाथों में आ चुका है। ये एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात का भी टेम्परेचर चेक करते हैं, समय समय पर चेक करते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। जब भी इसका आकलन करने की कोशिश की गई तो जवाब यह आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अगर किसी भी तरह की गिरफ्तारी या जोर जबरदस्ती हुई तो इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। उसके बाद और ज्यादा रिएक्शन जो है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की एक्स सीटें, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई या उत्पीड़न जैसी कोई बड़ी कार्रवाई अगर देखने को मिलती है तो लोगों की संवेदनाएं और ज्यादा फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कनेक्ट हो सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा बेहतर हो सकता है और ज्यादा सीटें देखने को मिल सकती हैं। कम से कम जब भी रणनीतिकारों की तरफ से कोई कैलकुलेशन किया गया, ये बात सामने आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किसी भी तरह की कार्रवाई का नेगेटिव रिएक्शन होगा और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुझे लगता है कि अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, चाहे किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियां उनके खिलाफ चल रही हो। लेकिन गिरफ्तारी से अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या कहें कि जांच एजेंसियां बचती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये जैसा कि कहा जाता है कि जो है राजनीतिक संरक्षण में ही जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो अगर जांच एजेंसियों को इसे ऐसी कोई भी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार किया जाता। वजह यह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा संकट, सियासी संकट खड़ा करेगी। इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं। वीरेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां इस तरह की ईडी की देखने को मिलेंगी हरियाणा की सियासत में, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप भी वो लगाते नजर आए। अगर आगे कार्रवाई होती है तो राव दान सिंह के अलावा कांग्रेस के वो कौन कौन से दिग्गज होंगे जिन पर आगे गाज गिरती हुई नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जो भी जनाधार वाले नेता हैं किसी को भी निशाना बना सकती है जी। तो इसके अंदर अभी हम जो है देखिए, अभी जो समालखा के विधायक हैं वो जांच का सामना कर रहे हैं। राव दान सिंह भी आए, उनके बेटे भी इसकी जांच के दायरे में आए। और देखिए, राव अक्षत सिंह भी विधानसभा टिकट के दावेदार थे और इसके लिए अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जो है भारतीय जनता पार्टी, जयप्रकाश है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां भी उसको लगेगी, कुछ इसको शंका लगेगी, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को भी निशाना बना सकती है। और ये देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर के खिलाफ आरोप लगाए, बलराज कुंडू ने लगाए, तो मनोहर लाल जी दृढ़ता के साथ जो है उन्होंने इन आरोपों को नकारा, जांच करने से इनकार किया। वो दृढ़ता के साथ मनीष ग्रोवर के साथ खड़े रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका सामना करती है, जांच कराने से इनकार करती है। और लेकिन जब कांग्रेस के इस तरह के आरोप लगते थे, कांग्रेस के आरोपों में जो नेता हैं उनके खिलाफ गंभीर आरोप हो सकते हैं, उनकी अनियमितताएं भी गंभीर हो सकती हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरह के आरोप आए तो क्या कभी कोई जांच कराई? कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ भी आरोप लगे, अवैध माइनिंग के आरोप भी लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जांच नहीं कराई। क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है इसके आरोप आधारहीन है, इनमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं के, देखिए कांग्रेस के नेताओं ने शासन किया है, लंबे समय तक शासन किया है, निश्चित रूप से उनमें कोई आर्थिक अनियमितताएं हो सकती हैं, तभी जो है ईडी या दूसरे जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कभी ऐसा आदर्श उपस्थित किया है कि वो अपने नेताओं के खिलाफ भी कभी जांच कराए? तो इसलिए मतदाताओं के मन में तरह तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये चुनाव में मुद्दा भी बनेगा, अवश्य बनेगा। तो इसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो स्पष्ट यही कहेंगे कि जांच एजेंसियों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनका स्वतंत्र है, अपना कार्य कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मतदाताओं के मन में यह आशंका अवश्य जाएगी, ये सब बदले की भावना से हो रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी कार्रवाई कर रही है। महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं कांग्रेस के राव दान सिंह, उन पर कार्रवाई हो रही है। 15 अलग अलग ठिकानों पर ईडी लगातार रेड कर रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी या बीजेपी की? आने वाले विधानसभा चुनाव में यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।